यहाँ पे बात करी गई थी हमने मिनिमम कितने 90% लोगों के शेयर्स हमारे को एक्वायर करनी है कंपलसरी डीलिस्टिंग करने के लिए। तो इसके अंदर 3 टाइप की शेयर्स होती है जो 90% में कवर नहीं होती है। एक जो कस्टोडियन के पास में होती है, दूसरी मान लो कोई इनएक्टिव शेयर होल्डर है, मतलब कोई कंपनी है उसने शेयर्स एक्वायर करके रखे थे, वो स्ट्राइक ऑफ हो गई, वाइंड अप हो गई, ऐसी कोई कंपनी है जो इनएक्टिव हो गई है और उसका पैसा हमने इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में डाल दिया है, तो वो इस 90% में काउंट नहीं होगी। और जैसे ट्रस्ट वगैरह के अंदर डाल रखा है, जब हम मान लो ईसोप वगैरह देते हैं ना, तो वहाँ पे एक ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, उस ट्रस्ट के पास में अपने शेयर चली जाती है। तो ये तीनों टाइप की शेयर्स इस 90% में कवर नहीं होती है। सपोज मान लो एक कंपनी की शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपए, जिसके अंदर ईसोप के अंदर 10,000 है, कस्टोडियन के अंदर 10,000 है और इनएक्टिव वाले के पास में 10,000 है। तो हम जो 90% निकालेंगे अब, वो 90% 1 लाख का नहीं निकलेगा, वो निकलेगा 1 लाख माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10, 70,000 का 90%, दैट इज 70,000 का 90%, दैट इज 63,000। तो अब प्रमोटर को 60,000 ही कवर करनी है। ऑलरेडी मान लो इसमें से 40,000 उसके पास में है, तो अब उसको सिर्फ 23,000 शेयर्स ही एक्वायर करना पड़ेगा, वो 30,000 उसका लेस हो जाएगा। एक और प्रोविजन पढ़ा था हमने एस्क्रो अकाउंट का। एस्क्रो अकाउंट के लिए क्या बोला था कि जब से हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया है, वहां से विदिन 7 वर्किंग डेज हमारे को एक एस्क्रो अकाउंट ओपन करना था और उस एस्क्रो अकाउंट में उस 7 दिन के अंदर अंदर हमारे को मिनिमम 25% ऑफ द कंसिडरेशन अमाउंट। कंसिडरेशन अमाउंट कैसे निकालेंगे, जैसे कि उसी एग्जांपल में 60,000 पब्लिक के पास में था, तो पब्लिक का जो 60,000 शेयर्स था इनटू जो हमारी फ्लोर प्राइस है, जितना अमाउंट आएगा उसको हम बोलेंगे कंसिडरेशन अमाउंट। उस कंसिडरेशन अमाउंट का 25% उस 7 दिन के अंदर अंदर ही जमा कराना पड़ेगा। प्लस जिस दिन हमारा डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट पब्लिश हो रहा है, उसके पहले पहले प्रायर हमारे को बैलेंस अमाउंट भी उसमें जमा कराना पड़ेगा। बैलेंस कितना, 75%। अगर 1 लाख रुपए बन रहा था कंसिडरेशन अमाउंट, तो 25,000 तो हमारे को स्पेशल रेजोल्यूशन के 7 दिन के अंदर अंदर, और बाकी के बच्चे 75,000 75,000 हमारे को डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट के पब्लिश होने से पहले पहले जमा करा देने पड़ेंगे। अब ये प्राइस निकाली थी हमने, ये कंसिडरेशन निकाला था फ्लोर प्राइस के हिसाब से। अगर मान लो फ्लोर प्राइस 100 थी और बाद में बीडिंग के बाद में डिस्कवर प्राइस 106 रुपए है, तो जो डिफरेंस बच रहा है हमने यहाँ पे कंसिडरेशन के 100 रुपए के हिसाब से करा होगा। डिस्कवर प्राइस 106 रुपए है और उसको एक्सेप्ट भी कर रहा है प्रमोटर, तो इन सच केस जो डिफरेंस है 6 रुपए का, उस हिसाब से जितना कंसिडरेशन बन रहा है वो भी उस एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट कर देना पड़ेगा। इन केस फेल हो गया, तो जिस दिन से हम पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहे हैं फेलियर का, उसके 2 दिन के अंदर अंदर हमारे को क्या करना पड़ेगा, इस एस्क्रो अकाउंट का पैसा रिलीज कर देना पड़ेगा। 99% तो फोर्थविथ हाथों हाथ रिलीज हो जाएगा, और 1% जो है वो हमने जिन जिन लोगों के शेयर्स टेंडर करे थे और हमने उसके ऊपर हमारे पास में पड़ी हुई है उनको रिलीज करेंगे, रिलीज शेयर्स। तो रिलीज करने के बाद में उस 1% को भी हम वापस ले सकेंगे। 2 प्रोविजन हो गए, मिनिमम 90% वाली, उसके अंदर 3 टाइप की शेयर्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे, और एस्क्रो अकाउंट का प्रोविजन। बाकी की जो प्रोविजन है वो मैंने आपको बता ही दिया है। जैसे कि अगर मान लो किसी पर्सन ने शेयर्स टेंडर नहीं करे टेंडरिंग पीरियड के अंदर, तो भी उसके पास में राइट है, राइट ऑफ रिमेनिंग शेयर होल्डर, जो 10% की कैटेगरी में आ रहे थे, उनके पास में राइट है कि जिस दिन डीलिस्टिंग हो गया वहां से 1 साल तक, 1 ईयर तक, अगर वो चाहे तो अपनी शेयर्स को उसी डिस्कवर्ड प्राइस के ऊपर प्रमोटर को सेल कर सकते हैं, और प्रमोटर को कंपलसरी अंडर ऑब्लिगेशन उन शेयर्स को एक्वायर करना पड़ेगा। तो जो लोग होशियार बनेंगे ना, उनको भी बाद में ये रूट दे रखा है कि इस रूट के थ्रू आप ये कर सकते हैं। एक और प्रोविजन हमने पढ़ा था काउंटर ऑफर का। काउंटर ऑफर कब दे रहे,
जब हमारा मिनिमम डिस्कवर्ड प्राइस जो है वो प्रमोटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या 90% जो शेयर्स थी वो प्रमोटर के पास में नहीं ऑफर हुई है, इन सच केस क्या है, या तो डिलिस्टिंग कैंसिल हो जाएगा, या फिर प्रमोटर जो है उसके पास में एक और ऑफर है कि वो क्या कर सके, एक काउंटर ऑफर दे देगा। काउंटर ऑफर के लिए क्या प्रोविजन दिया गया है, जिस दिन से बिडिंग हमारी खत्म हुई है उस बिडिंग डे के 2 वर्किंग डेज के अंदर अगर कोई हम काउंटर ऑफर दे रहे हैं तो उसका पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। उसके 4 वर्किंग डेज के अंदर हमारे को क्या करना पड़ेगा, 4 वर्किंग डेज के अंदर क्या करना पड़ेगा, डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ेगा और उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ेगा। कौन सा, इंग्लिश, हिंदी और वर्नाकुलर। और वही बिडिंग खत्म होने के 4 वर्किंग डेज के अंदर हमारे को लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच कर देना पड़ेगा। क्या, लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच करना पड़ेगा। क्या, जिस दिन से हमारा ओरिजिनल बिडिंग थी वो बिडिंग खत्म हुई, वहां से 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर हमारे को क्या करना पड़ेगा, एक पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। 4 वर्किंग डेज के अंदर अंदर हमको डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा इन द सेम न्यूज़पेपर, इन न्यूज़पेपर इंग्लिश, हिंदी एंड वर्नाकुलर, और डिस्पैच करना पड़ेगा विद इन 4 वर्किंग डेज लेटर ऑफ ऑफर। जिस दिन से हम डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट पब्लिश कर रहे हैं वहां से 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर हमारा क्या होना चाहिए, बिडिंग पीरियड वापस शुरू हो जाना चाहिए, और ये वापस 5 वर्किंग डेज के लिए ही ओपन रहेगा। जैसे ही ये खत्म हुए इसके बाद में वापस अपन को पता पड़ जाएगा कि हमारा सक्सेस हुआ या फेल हुआ। फेल हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बंद हो जाएगा डिलिस्टिंग। सक्सेस हुआ तो विद इन 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर हमारे को पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा इन द सेम न्यूज़पेपर इन विच डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट वाज पब्लिश कि हमारा ये ऑफर सक्सेस हो गया है, और उस बिडिंग के 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर हमारे को पेमेंट कर देना पड़ेगा। तो ये टाइमलाइंस हो जाती है काउंटर ऑफर की। जिस दिन हमारा फर्स्ट ओरिजिनल वाला बिडिंग पीरियड खत्म हुआ वहां से हमारे को डिस्कवर प्राइस निकाली, डिस्कवर प्राइस हमारे को एक्सेप्ट नहीं हुई तो हमने काउंटर ऑफर दे दिया। तो काउंटर ऑफर का क्या होता है, एक पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ेगा 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर। 4 वर्किंग डेज के अंदर अंदर डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ेगा इन हिंदी, इंग्लिश एंड वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। 4 वर्किंग डेज के अंदर हम डिस्पैच करेंगे लेटर ऑफ ऑफर। जिस दिन से डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट दिया वहां से 7 दिन के अंदर अंदर हमारा बिडिंग पीरियड चालू हो जाना चाहिए। बिडिंग पीरियड 5 दिन के लिए चालू रहेगा, और बिडिंग पीरियड के खत्म होने के 5 दिन के अंदर अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट करना है कि हमारा सक्सेस हुआ या फेल हुआ है। सक्सेस हो गया है तो बिडिंग पीरियड के खत्म होने के 10 दिन के अंदर अंदर हमारे को पेमेंट कर देना है शेयर होल्डर्स को। यहाँ पे हमारा पूरा एक टॉपिक फर्स्ट वाला केस कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पे हमने क्या बोला था, वॉलंटरी डीलिस्टिंग हो रही है हमारी ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से, तो उसका पूरा प्रोसेस हमारा खत्म हो जाता है। क्या क्या आ गया, मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करना आ गया था, पब्लिक अनाउंसमेंट, इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट करने वाला आ गया था, फिर उसकी एक कॉपी वगैरह स्टॉक एक्सचेंज वगैरह या रजिस्टर्ड कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी पे जाएगा, प्लस सेबी को हो जाएगा, प्लस फिर वहाँ से हमने बोर्ड रेजोल्यूशन के प्रोविजन पढ़े, प्लस हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पढ़ा, उसके अंदर स्पेशल कंडीशन पढ़ी, फिर हमने एस्क्रो अकाउंट के बारे में पढ़ा, फिर हमने रेजोल्यूशन पास हो गया, उसके बाद में हमने फाइनल एप्लीकेशन दी स्टॉक एक्सचेंज को। फिर फाइनल एप्लीकेशन के डिसीजन आने के अंदर अंदर हमने क्या करा, डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट करा, फिर लेटर ऑफ ऑफर दिए, फिर बिडिंग पीरियड चला, बिडिंग पीरियड में डिस्कवर्ड प्राइस निकाली हमने, और उससे हमने पूरी प्रोसेस को पढ़ा, उसको कहते हैं रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस। डिस्कवर्ड प्राइस को आइदर एक्सेप्ट कर सकता था, आइदर रिजेक्ट कर सकता था। एक्सेप्ट करने की क्या कंडीशन थी कि डिस्कवर प्राइस एक्सेप्टेड थी और 90% वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा था तो एक्सेप्ट कर दिया था, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया तो वहाँ पे एक काउंटर ऑफर का भी प्रोविजन पड़ा कि काउंटर ऑफर भी देना चाहे तो भी काउंटर ऑफर दे सकता है। एडिशनल में हमने एक मिनिमम रिक्वायरमेंट वाली बात कर ही ली है 90% वाली, और एक एडिशनल थी राइट ऑफ रिमेनिंग शेयर होल्डर, अगर वो चाहे तो डीलिस्टिंग होने के 12 महीने 1 साल के अंदर अंदर भी अपने शेयर्स प्रमोटर को बेच सकता है। ये सारा प्रोसेस रहता है हमारा जब भी कोई कंपनी वॉलंटरी डीलिस्ट होती है फ्रॉम ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। मेजर 90% आपका चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब सिर्फ जहाँ पे बात करें हमारे वॉलंटरी डीलिस्टिंग from recognized stock exchange but remain listed on at least one recognized stock exchange,
तो वहाँ पे ये सारा जो एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी थी, जैसे कि फाइनल प्राइस निकालना, एस्क्रो अकाउंट ओपन करना, पब्लिक अनाउंसमेंट करना, बिडिंग करवाना, रिवर्स बिड बिल्डिंग प्रोसेस है, डिस्कवर प्राइस निकालना, ये सब कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे। वहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, एप्लीकेशन जाएगी और स्टॉक एक्सचेंज ने एप्लीकेशन अप्रूव कर दी तो हमारा डीलिस्टिंग हो जाएगा। तो मेन जो सबसे मेजर प्रोसेस थी वो वॉलंटरी डीलिस्टिंग फ्रॉम ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज थी। ये जो वाला है ये प्रोसेस है, स्मॉल कंपनी वाला प्रोसेस है, और कंपलसरी डीलिस्टिंग है वो हाफ आवर में निपट जाएगा। मेजरली हमारा 70-80% तो निपट गया है। नेक्स्ट प्रोविजन है हमारा वॉलंटरी डीलिस्टिंग का, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बट रिमेन लिस्टेड ऑन एटलीस्ट वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। मतलब मान लो हमारी कंपनी बीएससी और एनएससी दोनों पे लिस्टेड थी, अब बीएससी से डीलिस्टिंग करवाना चाहती है बट रिमेन लिस्टेड ऑन एनएससी। इन सच केस हमारे यहाँ पर ना ही एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ना ही कोई बिडिंग का प्रोसेस होगा। सिंपली क्या होगा, उस प्रमोटर को, जो प्रमोटर है जो डीलिस्ट करवाना चाहता है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से, उसको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। किसको? स्टॉक एक्सचेंज को। उसके लिए उसको पहले पास करना पड़ेगा एक बोर्ड रेजोल्यूशन, प्लस एक पब्लिक नोटिस करना पड़ेगा, पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। किसमें? इंग्लिश, हिंदी और नेशनल न्यूज़पेपर में। साथ में उसको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि है ना कि मैं क्यों डीलिस्टिंग करवा रहा हूँ। इसके अंदर साथ में कंटेंट किया जाएगा कि कहाँ कहाँ से डीलिस्ट करवा रहा हूँ, कौन कौन से वो स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ डीलिस्ट करा रहा हूँ, रीज़न क्या है वो डीलिस्टिंग कराने का, और थर्ड चीज़ बतानी पड़ेगी अब कौन सी वो स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे वो लिस्टेड रहेगी। ऐसा उसको अनाउंसमेंट कराना पड़ेगा। फिर उस प्रमोटर को क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। फाइल एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, और स्टॉक एक्सचेंज अप्रूव कर देता उसकी एप्लीकेशन को, तो वहाँ पे वो कंपनी डीलिस्ट हो जाएगी। बस इतना सा ही केस है। और उस डीलिस्टिंग होने के बाद में जो फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट आएगी, उस एनुअल रिपोर्ट में उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हाँ हमारी कंपनी पहले यहाँ पे भी लिस्टेड थी, अब वहाँ से डीलिस्ट हो गई है। तो वॉलंटरी डीलिस्टिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बट रिमेन लिस्टेड ऑन एटलीस्ट वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो वहाँ पे प्रमोटर को पहले बीआर पास करना पड़ेगा, एक पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा, उसके अंदर कहाँ से डीलिस्ट हो रही है उसकी लिस्ट, रीजन क्या है और कहाँ पे अब वो लिस्ट रहेगी वो बताना पड़ेगा। एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी स्टॉक एक्सचेंज को रिगार्डिंग डीलिस्टिंग, और डीलिस्टिंग होने के बाद में फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट जब भी पास हो गया वहाँ पे उसको पब्लिश करना पड़ेगा। मतलब उसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा कि यह हमारी कंपनी यहाँ से वॉलंटरी डीलिस्ट हो गई है। अब बात करें थर्ड केस की। थर्ड केस किसका था? जहाँ पे वॉलंटरी डीलिस्ट तो हो रही है पर और ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से भी हो रही है, बट हमारी कंपनी क्या है, स्मॉल कंपनी है। तो यहाँ पे सेबी ने क्या बोल रखा है, अरे आप स्मॉल कंपनी हो, आप इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स में मत जाओ, रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस करो, उसमें बिडिंग प्राइस निकालो, डिस्कवर प्राइस निकालो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्मॉल कंपनी है तो हम आपके लिए थोड़ा क्राइटेरिया को सिंपल कर देते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि स्मॉल कंपनी होती कौन कौन है। स्मॉल कंपनी के लिए बोला गया है कि वो कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से कम है, या फिर उसकी नेटवर्थ 25 करोड़ से कम है। ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से कम है और नेटवर्थ 25 करोड़ से कम है, प्लस उस कंपनी की शेयर्स क्या है, इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड। मतलब जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स की, उसका अपोजिट है। मतलब उसका ट्रेडिंग टर्नओवर पिछले 12 महीने का 10% भी नहीं है इससे एज कम्पेयर टू टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, और उस कंपनी की शेयर्स इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, प्लस पिछले 12 महीने में उस कंपनी की शेयर्स को, उस कंपनी के ऊपर कोई भी नॉन कंप्लायंस नहीं करा गया है। मतलब उस कंपनी के ऊपर कोई भी नॉन कंप्लायंस नहीं नोटिस करा गया। ऐसी क्राइटेरिया फुलफिल करती है उस कंपनी को हम बोलते हैं स्मॉल कंपनी। और ऐसी स्मॉल कंपनी को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सिंपल सा मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना पड़ेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या बोल दिया गया कि उनको 90% शेयर होल्डर की कंसेंट लेनी पड़ेगी डीलिस्टिंग के लिए, कि हाँ हम सारी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे डीलिस्ट करा रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी बिडिंग वगैरह नहीं होगी, पहले से ही जो एक्वायरर है
वो प्राइस डिसाइड करके रखेगा। फिर जिन लोगों को शेयर्स बेचना है उन शेयर्स को बेच देंगे और उनका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद में एक डीलिस्टिंग की एप्लीकेशन लगी जाएगी। कहाँ पे? उस स्टॉक एक्सचेंज पे जहाँ पे हमारी कंपनी की शेयर्स डीलिस्टेड होना चाहती है, वहाँ पे वो डीलिस्ट हो जाएगी। क्या है? अपॉइंट अ मर्चेंट बैंकर, फिर पास बोर्ड रेजोल्यूशन, पास स्पेशल रेजोल्यूशन, acquire a right individually to all the public shareholder of the company, informing that of his intention to get equity shares delisted, the exit price together with justification thereof, and seeking the consent of the proposal for delisting. Plus acquire get consent to public shareholder of holding at least what 90% shares, 90% पब्लिक शेयर्स फॉर डीलिस्टिंग विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज। तो ये कंसेंट जो है 90% की, वो कब लेनी है? 75 डेज के अंदर अंदर। फिर जैसे ही ये 75 डेज कंप्लीट होंगे, वहां से 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देना पड़ेगा। पेमेंट टू द शेयर होल्डर विद इन 15 डेज, सॉरी विद इन 15 डेज पेमेंट कर देना पड़ेगा। और अगर 15 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करा तो इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर लास्ट में एप्लीकेशन कर देंगे रिलेवेंट स्टॉक एक्सचेंज को कि हमारी कंपनी के शेयर्स को डीलिस्ट करा दे। तो देखो, स्मॉल कंपनी की बात करें या फिर वॉलंटरी डीलिस्टिंग फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज बट रिमेन लिस्टेड ऑन एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज, वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशनल वाइड टर्मिनल, तो उस केस में हमारी प्रोसेस बहुत सिंपल है। इसके साथ में एक और छोटा टॉपिक है, फिर उसके बाद में हमारा कंपलसरी डीलिस्टिंग है, फिर चैप्टर ओवर है। तो दो ही टॉपिक बचे हमारा, एक कंपलसरी डीलिस्टिंग और एक हमारा ऑब्लिगेशन से बात करें तो ऑब्लिगेशन में सबकी ऑब्लिगेशन अलग अलग दे रखी है। बात करें हमारी ऑब्लिगेशन की, कहाँ दे रखी है? ऑब्लिगेशन की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं एक्वायरर की, कि एक्वायरर की क्या क्या ऑब्लिगेशन है। तो वहाँ पे टेक ओवर से आप कंपेयर कर सकते हो। वहाँ पे भी बोला गया था इनफ फाइनेंशियल अरेंजमेंट होना चाहिए कि हाँ उसको शेयर्स परचेस करनी है तो उसके पास में इतना पैसा है भी कि नहीं है, वो चीज़ देखनी पड़ेगी, वो उसकी ऑब्लिगेशन है। सेकंड, जितने भी वो पब्लिक अनाउंसमेंट, डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहा है, लेटर ऑफ ऑफर दे रहा है, बाद में पब्लिक नोटिस दे रहा है, उन सब के कंटेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर होने चाहिए। जितने भी उसने अनाउंसमेंट वगैरह करे हैं उन सब के शेयर्स क्या होने चाहिए, उन सब के कंटेंट क्या होने चाहिए, ट्रू एंड फेयर। फिर 12 महीने के अंदर अंदर, डीलिस्टिंग के 12 महीने के अंदर अंदर कोई अपने शेयर्स को आके और बेचना चाहता है तो कंपलसरी उसको एक्वायर करना पड़ेगा, ये उसकी ऑब्लिगेशन है। और इस पूरी प्रोसेस के दौरान वो अपने शेयर्स को कोई भी सेल नहीं कर सकता। एक कंडीशन प्रायर वाली भी देखी थी अपनों ने कि जहाँ से वो डीलिस्टिंग कराना चाहता वहाँ से 6 महीने पहले भी बेची नहीं होनी चाहिए, प्लस साथ में भी उसने बेची नहीं होनी चाहिए। कंपनी की क्या ऑब्लिगेशन होगी? कंपनी की सिंपल सी एक ही ऑब्लिगेशन होगी, वो एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाएगी जो कमेटी क्या रिकमेंडेशन देगी कि कंपनी की शेयर्स को डीलिस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और उस रिकमेंडेशन को उस कंपनी को पब्लिश करना पड़ेगा वेबसाइट पे और न्यूज़पेपर में कि उस कमेटी की क्या उस कमेटी की क्या रिकमेंडेशन है कि डीलिस्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। डीलिस्टिंग करनी चाहिए तो उसमें अपने शेयर्स को टेंडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसी एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनानी पड़ेगी, वो इंडिपेंडेंट कमेटी एक कंपनी बनाएगी, उसकी ऑब्लिगेशन होगी। मर्चेंट बैंकर की ऑब्लिगेशन बात करें तो वो सिंपल ही है, जैसे कि एक्वायरर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना, प्लस उसके फाइनेंशियल अरेंजमेंट, प्लस ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट देना, सारी की सारी इंटरमीडियरी है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है, कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है सारी प्रोविजन का, ये सब देखने का काम किसका होता है? मर्चेंट बैंकर का। तो ऑब्लिगेशन देख ली हमने एक्वायरर की, कंपनी की, और मैनेजर टू एन ओपन ऑफर या फिर मर्चेंट बैंकर की। अब लास्ट टॉपिक हमारा रहा है कंपलसरी डीलिस्टिंग। अब देखते हैं हम कंपलसरी डीलिस्टिंग। कंपलसरी डीलिस्टिंग कब होती है? एज अ पेनल मेजर, मतलब कंपनी ने कुछ गलती करी है और रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज खुद बोल रही है कि नहीं तुम्हारे को हम डीलिस्ट कर रहे हैं। जैसे कोई एलओडीआर का रेगुलेशन था, उसको कंप्लाई करना था, उसको कंप्लाई नहीं करा, तो वहाँ पे वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज खुद क्या बोल रही है कि हम आपकी शेयर्स को डीलिस्ट करना चाहते हैं। तो कौन कौन से ग्राउंड्स होते हैं वो हमारे को सेबी के स्केरा में दे रखा है।
कि कौन कौन से ग्राउंड पे कंपलसरी डिलिस्ट कर सकते हैं कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ग्राउंड कैसे होगा, जैसे कि किसी कंपनी के पिछले 3 साल में नेगेटिव नेटवर्थ है या फिर लॉस इनकर्ड करे जा रही है, या फिर पिछले 3 साल में उसकी शेयर्स इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स में ही चल रही है, या फिर कंपनी ने किसी कारणवश रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ने किस कारणवश किसी कंपनी को सस्पेंड कर दिया था और वो सस्पेंड का पीरियड 6 महीने से ज़्यादा चले गया और उस सस्पेंड पे उसने जिस वजह से सस्पेंड कर रखा था उसने उसको सही नहीं करा। क्या पड़ा, जैसे कि कोई भी कंपनी है उसने 3 ईयर से ज़्यादा नेगेटिव नेटवर्थ चल रहा है या फिर वो लॉस इनकर्ड कर रही है, 6 महीने से ज़्यादा हो गया, कुछ नॉन कंप्लायंस करे हुए जिसकी वजह से वो सस्पेंड हुआ था, पिछले 3 साल से ज़्यादा उसकी शेयर्स इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स में काउंट हो रही है, या फिर मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग जितना मेंटेन करना था स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो 25% होता है वो उसने रीच नहीं करा, या फिर कोई उसके प्रमोटर या डायरेक्टर के ऊपर कोई सेबी एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट या फिर और भी कोई से भी जितने भी एक्ट थे सेबी के अंदर उनका कोई नॉन कंप्लायंस पकड़ा गया है। इन सच ए केस वो क्या करेगी, आरएससी जो होगी वो कंपलसरी डिलिस्ट करवा देगी कंपनी के शेयर्स को। इसमें एक और होता है कि प्रमोटर ने अगर अपना मान लो गलत एड्रेस भी दे रखा है और वो पकड़ा गया है कि हाँ उसने किसी डॉक्यूमेंट वगैरह में उसका जो एड्रेस था वो गलत रिपोर्ट कर रखा है, इन सच ए केस उस कंपनी के शेयर भी डिलिस्ट करवा सकते हैं। अब कंपलसरी डिलिस्टिंग में क्या प्रोसेस होता है, कंपलसरी डिलिस्टिंग में खुद कंपनी नहीं कर रही है तो यहाँ पे शेयर्स को एक्वायर तो करने ही पड़ेंगे प्रमोटर को, बट एग्जिट अपॉर्चुनिटी जैसा कुछ नहीं होगा। जिन शेयर होल्डर को लगता है कि हाँ कंपलसरी डिलिस्ट हो रही है कंपनी, मेरे को अपने शेयर्स बेचनी है, तो वो प्रमोटर को जाके बेच सकता है। किस प्राइस पे बेचेगा, वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर अपॉइंट करेगा, वो वैल्यू डिसाइड करेगा कि किस शेयर्स पे प्रमोटर को उसके शेयर होल्डर से कंपनी शेयर्स परचेज करनी चाहिए। तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज क्या बनाएगा, एक पैनल बनाएगा। उस पैनल का काम क्या होगा, वो पैनल क्या करेगा, एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा उस कंपनी को जिसकी कंपनी की शेयर्स वो डिलिस्ट कर रहा है, जिस कंपनी के इक्विटी शेयर्स वो डिलिस्ट कर रहा है, और उसको एक रिप्रेजेंटेशन का मौका देगा। ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करे बिना अगर वो डिलिस्ट करा दे कर ही नहीं सकता। उस पैनल को क्या करना पड़ेगा, पहले उस कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा और उससे पूछना पड़ेगा कि हम आपकी कंपनी की शेयर्स क्यों ना डिलिस्ट करें, इसका हमारे को रीज़न बताओ। रीज़न बताया तो ठीक, नहीं बताया तो पैनल खुद अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि उस कंपनी की शेयर्स को डिलिस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके लिए एक पब्लिक नोटिस देगा और पब्लिक नोटिस में क्या 15 वर्किंग डेज का टाइम देगा किसको, पब्लिक को, कि अगर कोई पब्लिक चाहती है तो वो अपना रिप्रेजेंटेशन देवे कि क्यों हम इस कंपनी के शेयर्स को डिलिस्ट नहीं कर सकते, या फिर उनको जो प्रॉब्लम हो रही है उस कंपनी की डिलिस्टिंग से वो प्रॉब्लम हमारे को देवे। फिर वो पैनल क्या करेगी, अगर कोई रिप्रेजेंटेशन आया तो उसको भी कंसिडर करेगी, अगर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आया तो 15 डेज का जो एक्सपायर हो जाता है टाइम, उस टाइम के बाद में डिसीजन लेगी कि कंपनी के शेयर्स को डिलिस्ट करना है कि नहीं करना है। अगर डिलिस्ट करना है तो वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट करेगी इन न्यूज़पेपर, कौन सा, इंग्लिश, हिंदी और वर्नाकुलर, इन तीनों के न्यूज़पेपर में वो पब्लिक अनाउंसमेंट करेगी। कौन करेगी, वो पैनल थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब उसके अंदर क्या क्या डिस्क्लोज करेगी, क्या रीज़न है उसका और किस प्राइस पे होगी, या फिर जो भी इंडिपेंडेंट वैल्यूअर होगा उस वैल्यूअर की डिटेल जो प्राइस डिटरमाइन करेगा, प्लस प्रमोटर के लिए बोला गया कि प्रमोटर को उस डीलिस्टिंग के ऑर्डर के 3 मंथ्स के अंदर अंदर सारे पब्लिक के शेयर होल्डर्स को एक्वायर करना पड़ेगा। क्या, फैक्ट ऑफ द डीलिस्टिंग, नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी जिसकी वो डीलिस्ट करवाना चाह रही है, फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, नेम ऑफ द प्रमोटर हु इज लाइबल टू मेक द पेमेंट एंड इन्फॉर्म टू अदर स्टॉक एक्सचेंज कि इस कंपनी की शेयर्स हमने तो डिलिस्ट कर दी है, प्लस उसकी पब्लिक ये अपनी वेबसाइट पे भी पब्लिश करेगी। जैसे ही पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ और डीलिस्टिंग का ऑर्डर हो गया, वहां से 3 महीने के अंदर अंदर प्रमोटर को पेमेंट कर देना पड़ेगा। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है कंपलसरी डीलिस्टिंग। कंपलसरी डीलिस्टिंग में इतना कुछ खास नहीं है,
सिर्फ एक पैनल है, पैनल का कॉन्स्टिट्यूशन जरूर अच्छे से पढ़े। तो उसमें बता रखा है कि पैनल में कौन कौन पर्सन अपॉइंट होगा। उसमें 3-4 जगह के अलग अलग रिप्रेजेंट करने वाले लोग को अपॉइंट करेंगे, जैसे आरओसी को, एमसीए को, स्टॉक एक्सचेंज को, इन सबको रिप्रेजेंट करने वाले एक एक 2-2 बंदे अपॉइंट करेंगे। वो पैनल बनेगा, वो पैनल अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हट देगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हट देने के बाद में वो पब्लिक नोटिस देगा, 15 वर्किंग डेज का टाइम देगा पब्लिक को कोई भी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। कोई भी रिप्रेजेंटेशन आया तो उसको कंसिडर करेगा, नहीं तो अदरवाइज 15 वर्किंग डेज के अंदर वो डीलिस्टिंग का ऑर्डर पास कर देगा और एक पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा न्यूज़पेपर में, इंग्लिश हिंदी और वर्नाकुलर लैंग्वेज में, जिसमें फैक्ट ऑफ द केस बताएगा, डीलिस्टिंग क्यों कर रहा है उसके रीजंस बताएगा, जिस कंपनी का कर रहा है उस कंपनी का नेम, एड्रेस वगैरह बताएगा, फेयर वैल्यू बताएगा और कौन प्रमोटर है जो उन शेयर्स को, उस कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करेगा कंपलसरी, और उसको पीरियड दिया जाएगा 3 महीने का, जहाँ से डीलिस्टिंग हुई है वहाँ से 3 महीने का अंदर अंदर उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। फिर उस कंपनी की शेयर्स क्या हो जाएगी, डीलिस्टेड। एक और छोटा सा टॉपिक रह रहा है, डीलिस्टेड कंपलसरी डीलिस्टेड हो गया। इसके बाद में अगर कोई आईजीपी कंपनी है, आईजीपी प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है और उसको कंपलसरी डीलिस्ट कर रही है, तो उसके लिए क्या प्रोविजन होगा, उसके लिए क्या होगा, कोई भी कंपनी है जिसने अपनी शेयर्स को लिस्टेड कर रखी है आईजीपी पे, इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे, तो उसको डिलिस्ट करने का क्या रहेगा, फर्स्ट उस कंपनी को बीआर पास करना पड़ेगा, फिर एसआर पास करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे क्या बोला गया है कि शेयर्स को एक्वायर करना पड़ेगा प्रमोटर को, और वहाँ पे इक्विजिशन की लिमिट 90% को हटा के क्या बोली गई है, 75%। स्पेशल रिजोल्यूशन में वो स्पेशल कंडीशन भी दी जाएगी। फिर पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट होने के बाद में ये कंपनी है वो डीलिस्टिंग की एप्लीकेशन लगा देगी और स्टॉक एक्सचेंज सब कंसिडर करके उसको डीलिस्ट कर देगा। इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो प्रमोटर को एक्विजिशन करना है वो मिनिमम 75% करना है, वहाँ पे 90% है, यहाँ पे 75% है, और प्रोसेस सिंपल ही है, कुछ लेंदी नहीं है। तो यहाँ पे आपका पूरा सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन कंप्लीट हो जाता है। हमने इसमें क्या क्या पढ़े, हमने इसकी एप्लीकेबिलिटी पढ़ी, इसका रीज़न पढ़ा कि इस रेगुलेशन को क्यों लाए, फिर इसके अंदर लिस्टिंग और डीलिस्टिंग और टेक ओवर में क्या फ़र्क था, बायबैक और डीलिस्टिंग में क्या फ़र्क था, फिर डीलिस्टिंग कितने टाइप की थी, डीलिस्टिंग और सस्पेंशन में क्या फ़र्क था, डीलिस्टिंग में वॉलंटरी डीलिस्टिंग सारे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से या फिर कुछ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से, या फिर स्मॉल कंपनी है तो उसका क्या केस था, कंपलसरी डीलिस्टिंग हुई तो क्या केस था, इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड थे तो उसका पूरा पढ़ा, प्लस हमने सारे ऑब्लिगेशन पढ़ा। अब इसमें एक टॉपिक है वो आप खुद पढ़ना, वो है जो हमने पैनल बनाया था कंपलसरी डीलिस्टिंग के अंदर, उसके अंदर पैनल का कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ लेना। तो यहाँ पे आपका ओवरऑल पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।